वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इकाई 7 जो कि पर्यावरण, मानव समुदाय और पर्यावरण से संबंधित है। इसमें सबसे पहले देखेंगे मानव जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर, मानव स्वास्थ्य पर और कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके परियोजना, भिन्न भिन्न प्रकार के परियोजना बनती है, उसके पुनर्वास का अध्ययन देखेंगे, आपदा प्रबंधन देखेंगे, पर्यावरण आंदोलन देखेंगे और पर्यावरण नैतिकता को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मानव जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव। जो मानव जनसंख्या को जो वृद्धि हो रही है उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानव जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव डालती है। जितना ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग होगा। इसमें भोजन, पानी और ऊर्जा की बढ़ती मांग से वनों की कटाई होती है, आवास का विनाश होता है, प्रदूषण और जैव विविधता को नुकसान होता है। उद्योग और कृषि वायु और जल प्रदूषण में योगदान करते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ये जो पर्यावरण में जब क्या होता है, मानव या मनुष्यों की जब वृद्धि होती है तो उसका जो है आवास पर प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण पर प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता पर क्या होता है, नुकसान होता है। आगे आता है मानव स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। अधिक जनसंख्या स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव पड़ता है, भीड़ भाड़ बनता है, भीड़ ज़्यादा होगा, अपर्याप्त स्वच्छता होता है, बीमारी बढ़ता है, खराब स्वास्थ्य और स्वच्छता, पानी सीमित रूप से पहुंचता है, जिससे हैजा, पेचिश जैसे जल जनित बीमारियों का प्रसार होता है। शहरी क्षेत्रों में, भीड़ भाड़ वाली क्षेत्रों में ये जो संक्रामक रोग है ये ज़्यादा बढ़ता है। आगे आता है कल्याण के प्रश्न पर। जब बात करते हैं, जब मानव संसाधन या मानव जनसंख्या जब बढ़ता है तो कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तेजी से जब जनसंख्या बढ़ेगा तो वृद्धि सामाजिक सेवा पर दबाव डालता है, जिससे गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, सामाजिक अशांति बढ़ती है। सीमित संसाधनों और नौकरी के अवसरों के कारण यह आय की असमानता होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य तक, सेवा तक पहुंचने के लिए असमानता पैदा होती है। जनसंख्या अधिक बढ़ जाने के कारण से शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी और बेघर होने की समस्या बढ़ती है, जिससे कई प्रकार के जो समस्या है वो आता है और मानव का जो जीवन का जो गुणवत्ता है वो कम हो जाता है। आगे आता है परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्वास केस स्टडी। मतलब जो परियोजना बनता है, कोई भी परियोजना, जैसे कि एक गांव है, एक गांव में क्या बना, बांध बना। अब बांध बना तो स्वाभाविक सी बात है, जो बांध का जो डुबान क्षेत्र है उसमें बहुत सारे जो गांव हैं वो प्रभावित होंगे, उस डुबान क्षेत्र में आएंगे। अब उनको क्या करना है, स्थानांतरण करना है, तो मनुष्य पर प्रभाव पड़ा ना। तो वही देखने का हम प्रयास करेंगे। जब पुनर्वास होता है और भिन्न भिन्न प्रकार की पुनर्वास योजनाएं जब बनती हैं तो स्थानीय समुदायों पर, मतलब खास करके जो एसटी समुदाय होते हैं, जनजातीय समुदाय होते हैं, इनके आधारभूत ढांचे पर, विकास पर परियोजना का बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और ये जो इस प्रकार के जो केस स्टडी हैं, इसके माध्यम से, इस प्रकार के जो प्रकरणों का जो अध्ययन है, इसके माध्यम से कैसे जो पुनर्वास है ये सफल होता है कि सफल नहीं होता है, उस पर हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। सबसे पहले देखते हैं सफलता वाले पक्ष में देखते हैं। ये अगर कोई परियोजना बना, उसमें 10 गांव प्रभावित हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, सफल पुनर्वास परियोजना के उदाहरणों को व्यापक योजना, सामुदायिक सहभागिता और प्रभावित आबादी के लिए स्थायी आजीविका के अवसर प्रभावित हैं। प्रभावित समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्राथमिकता देने वाली, पुनर्वास के लिए पर्याप्त मुआवजा और सहायता प्रदान करने वाली परियोजनाएं दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में अधिक सहायता होती है। आप मान लीजिए कहीं एक नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, किसी जंगल को भाई वो जो वन होते हैं, घने वन, उसी को नेशनल पार्क बनाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन होंगे, वहाँ आदिवासी जा कर के फूल पत्ते नहीं तोड़ सकते, फल का सेवन नहीं कर सकते, वहाँ लकड़ियाँ नहीं काट सकते, तो वहाँ पर एक प्रकार का रिजर्व कर दिया जाता है। तो जितने भी वहाँ आसपास के गाँव होंगे उसको उठा करके बाहर उसको पुनर्वासित करते हैं। पुनर्वासित कर कर क्या करेंगे, उसको मुआवजा देंगे, ठीक ठाक मुआवजा दिया जाएगा, जिससे वो क्या करें, अपने दूसरे जगह फिर से रोजगार स्थापित कर सकें। तो ये हो गया, इस प्रकार से सफलता है जब परियोजना प्रभावित हो रहा है तो उसका पुनर्वास करने का। अब आता है इसमें चुनौती क्या है। तो पुनर्वास परियोजना को अक्सर अपर्याप्त और मुआवजा प्रभावित समुदायों के साथ परामर्श की कमी और पुनर्वास स्थलों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और सेवाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जब ऐसा कोई स्थानांतरण होता है, लोगों का जब स्थानांतरित किया जाता है तो अपर्याप्त मुआवजा दे देता है। जो वहाँ के, हो सकता है वहाँ के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट निकले, खुद पैसा ले लेते हैं,
जैसे किसी क्षेत्र में वहाँ व्यक्ति है ही नहीं और उसका पैसा बना देते हैं। तो इस प्रकार से खराब चुनौतियाँ, भ्रष्टाचार और कार्यान्वयन से प्रभावित आबादी के लिए सामाजिक अव्यवस्था इससे बनता है। नाखुश होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के फिर आंदोलन वो होंगे, रोजगार की मांग उठेगी, आजीविका को नुकसान होता है और सांस्कृतिक व्यवधान भी क्या हो सकता है, हो सकता है। तो ये जो परियोजना का जो प्रभाव है, भिन्न भिन्न प्रकार की परियोजनाएं बनती हैं, तो उसका जब क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, पुनर्वास करते हैं, तो उसकी सफलता और असफलता को यहाँ हमको क्या करना है, समझने का प्रयास करना है। आगे है आपदा प्रबंधन। आपदा भिन्न भिन्न प्रकार के जो आपदाएं आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें भूकंप, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन को हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ये होता है बाढ़। बाढ़ दुनिया भर के समुदायों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है, जिससे जान माल की हानि होती है, संपत्ति की क्षति होती है, इससे सेवाओं में व्यवधान होता है। बाढ़ प्रबंधन की प्रभावी रणनीतियों में बाढ़ के मैदानों को मानचित्रण, पूर्व चेतावनी प्रणाली, बाढ़ बचाव का निर्माण और बाढ़ के खतरों के लिए जोखिम कम करने के लिए भूमि उपयोग योजना शामिल है। जो भूमि को भिन्न भिन्न प्रकार से आपको ऐसे मेंटेन करना है कि उस क्षेत्र में क्या ना आए, बाढ़ ना आए। आगे आता है भूकंप। भूकंप आने से क्या होता है, ये प्राकृतिक आपदा है, इसको तो भूगर्भ में होने वाली हलचल के कारण से भूकंप आता है। इसमें जो व्यापक तबाही का कारण बनता है, खास करके भूकंपीय क्षेत्र रूप से सक्रिय क्षेत्रों में समन उपयोगी इमारतों की भूकंपीय रेट्राफिटिंग, सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम और संचारात्मक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए भवन संहिताओं और मानकों का कार्यान्वयन शामिल है। जैसे भूकंप आता है, जिस क्षेत्र में बार बार भूकंप आता है, तो वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देंगे कि जब भूकंप आएगा तो कैसे अपने आप को सेफ रखना है, किस प्रकार से बाहर क्षेत्र में जाना है, और कैसे कैसे भूकंप आ सकते हैं, क्या क्या प्राकृतिक रूप से क्या क्या हमको जो संकेत मिलता है कि अब भूकंप आने वाला हो सकता है। जो जंगली जीव वगैरह हैं उनको कुछ पता चल जाता है, कुछ ऑर्गेन्स होते हैं जिसके माध्यम, इंद्रियों के माध्यम से उनको पता चल जाता है, तो इसके माध्यम से उसका क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। आगे आता है चक्रवात। जो तटीय क्षेत्र हैं, चक्रवात कहाँ आता है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में आता है। तटीय क्षेत्र चक्रवातों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो तेज हवाएं, भारी वर्षा और तूफानी लहरें लाते हैं, जो बुनियादी ढांचे और तटीय परिस्थिति तंत्र को व्यापक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपदा तैयारी उपायों से निकासी योजनाएं, चक्रवात आश्रयों का निर्माण, मैग्रोवा संरक्षण, चक्रवात की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली शामिल है। मतलब जब चक्रवात आता है तो उसको भी कुछ कुछ संकेत मिल जाता है। आजकल तो मौसम विज्ञान के माध्यम से पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में चक्रवात आने वाला है, तो तकनीकी का भी प्रयोग करते हैं, जिससे लोगों को क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित कर सकते हैं और उसकी जान बचाई जा सकती है। तो ये बड़ा ही संवेदनशील क्षेत्र होता है चक्रवात, जिससे भारी वर्षा होती है, तूफानें आती हैं। इस चीज़ को आपको क्या करना है, जिसमें देखना है। आगे आता है भूस्खलन की। जब हम बात करते हैं, भूस्खलन हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में ही आएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में खड़ी ढलान, वनों की कटाई और भारी वर्षा जैसे कारकों के कारण भूस्खलन होता है। जब जहाँ कोई पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा कटाई होगा। इन कारणों के कारण से क्या होता है, जो चट्टान होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है और जिससे भरभरा करके गिर जाता है, तो उसको बोलते हैं भूस्खलन। जैसे मिट्टी का, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है, अभी पहाड़ी क्षेत्र में नहीं, ये पूरा रोड है या तो फिर आप बस्ती बसा हुआ है, भिन्न भिन्न प्रकार के घर हैं, तो ये पहाड़ी जो है खसक जाता है, ये गिर जाता है, तो इसी को कहा जाता है भूस्खलन। पहाड़ी क्षेत्रों में खड़ी ढलानों, वनों की कटाई और भारी वर्षा जैसे कारणों के कारण भूस्खलन होता है। इसकी रोकथाम रणनीतियों में ढलान स्थिरीकरण उपाय, पुनर्नवीकरण, भूमि उपयोग योजना, भूस्खलन के जोखिम को कम करने और कमजोर समुदायों की रक्षा करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शामिल है। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के 4 प्रकार के हमने आपदा देखा, उसका आपदा प्रबंधन कैसे करना है, उसको आपदा से कैसे निपटना है। इनमें प्रत्येक विषय के लिए विश्लेषण की, प्रत्येक विषय के लिए विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जिसमें केस स्टडी, सांख्यिकी डेटा और विश्लेषण अंतर्दृष्टि शामिल है, ताकि मानव जनसंख्या वृद्धि, पुनर्वास प्रयासों और आपदा प्रबंधन रणनीतियों को से संबंधित जड़ी जटिलताओं को समझा जा सके और उसकी चुनौती को क्या कर सके, समझ सके। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे आता है जल संरक्षण। हम समझेंगे कि जल का जो संरक्षण होता है
उस जल संरक्षण अपशिष्ट को कम करने और मीठे जल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पानी की कुशलतापूर्वक उपयोग करने की प्रथा है। जल संरक्षण क्या है? जल को बचा करके चलना है, आने वाली पीढ़ी को बचा करके चलना है, ऐसा उपयोग करना है कि वो धरती में वो मतलब धरती में भूगर्भ जल स्तर बढ़े, कम से कम उपयोग उसको उपयोग, लेकिन पूरा का पूरा उपयोग हो। बढ़ती आबादी और बढ़ती मांग के साथ पानी की कमी को कम करने और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने के लिए कुशल जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है। तो क्या क्या इसकी जल संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, कुछ पॉइंट में देखते हैं। ये है सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा। सार्वजनिक रूप से लोगों को जागरूक किया जाए और उनको शिक्षित किया जाए कि जल का उपयोग कैसे करें। जिम्मेदार जल उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों, समुदायों और उद्योगों के बीच जल संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। शैक्षिक अभियान, कार्यशालाएं और आउटरीच कार्यक्रम जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं और जल की खपत को कम करने के लिए व्यवहारिक सुझाव दे सकते हैं। आगे आता है कुशल जल उपयोग प्रौद्योगिकी। घरों में कृषि का कार्य करने में, उद्योगों में जल कुशल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए और पानी की बर्बादी को कम करने के लिए काम करना है। उदाहरण के लिए जैसे कम प्रवाह वाले जुड़ानार जो पाइप होता है, पानी की बचत करने वाले उपकरण, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप मतलब जो बूंद होता है, बूंद से क्या करना, छिड़काव करना। गैर पेय प्रयोजनों के लिए अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग इसमें क्या है, शामिल है। आगे आता है तीसरा पॉइंट है सी है संधारण कृषि पद्धतियाँ। सिंचाई में पानी की खपत को कम करने और कृषि अपवाह से होने वाले जल प्रदूषण को कम करने के लिए कृषि जल प्रबंधन पद्धतियों में सुधार करना आवश्यक है। सटीक सिंचाई, फसल चक्रण, मल्चिंग और मृदा संरक्षण जैसी तकनीकें जल उपयोग को अनुकूलित करने और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करती हैं। मतलब संधारणीय कृषि पद्धतियाँ हैं, उसके माध्यम से यदि अगर हम काम करें तो सटीक सिंचाई होगा, सही फसल चक्र होगा, जो मृदा संरक्षण है वो उसकी तकनीक का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मृदा स्वास्थ्य, जो मृदा है, मृदा का जो उपजाऊपन है वो बढ़ेगा और जिससे क्या हो सकता है, आपको इसको बचाने में आपको मदद मिल सकती है, जल को बचाने में मदद मिल सकती है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। आगे है जल मूल्य निर्धारण और विनिमयन। जल मूल्य निर्धारण तंत्र और विनियमनों को लागू करने से जल संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है और पानी के बेकार इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जा सकता है। जल उपभोग स्तरों और मौसमी विविधताओं पर आधारित मूल्य निर्धारण नीतियों उपभोक्ताओं को पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करने और जल बचत प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। मतलब जल को कंट्रोल में ला करके उपयोग करना है। जल मूल्य निर्धारण और विनियमन। आगे आता है रिसाव का पता लगाना और मरम्मत कराना। नगर पालिका, जैसे देखते हैं नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के पाइपलाइन होते हैं तो पानी जो है व्यर्थ बहते रहता है। तो नगर पालिका जल आपूर्ति प्रणालियों और वितरण नेटवर्क में पानी के रिसाव को संबोधित करना पानी के नुकसान को कम करने और जल दक्षता को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है। रिसाव की नियमित निगरानी, रखरखाव, मरम्मत जल संसाधनों को संरक्षित करने और महंगे बुनियादी ढांचों के निवेश की आवश्यकता को कम करने के में ये क्या करता है, मदद करता है। तो ये 5 पॉइंट हमने यहाँ पर देखा जल संरक्षण से संबंधित। आगे है जल संरक्षण के बाद ही वर्षा जल संचयन। जो वर्षा का जल है उसको क्या करना है, हमको वर्षा के जल को संचरित करके रखना है। वर्षा जल संचयन सिंचाई, घरेलू उपयोग और भूजल पुनर्भरण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्षा जल का संग्रह, भंडारण और उपयोग है। वर्षा के जल का संग्रह करना है, भंडारण करना है और उसका उपयोग करना है। यह एक स्थायी जल प्रबंधन अभ्यास है जो स्थानीय जल आपूर्ति को बढ़ावा देने, पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है। वर्षा जल संचयन तकनीकों के शामिल कुछ पॉइंट है। पहला है छत पर वर्षा जल का संचयन करना। जो छत होता है, छत में आप क्या कीजिए, वर्षा का जल संचयित कीजिए, ये आपका पॉइंट है। छतों से वर्षा जल एकत्र करना और बाद में उपयोग के लिए इसे भंडारण टैंक या कुंडों में निर्देशित करना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की एक सामान्य विधि है। भंडारण से पहले वर्षा जल पकड़ने और छानने के लिए गटर, डाउन स्पाउट और फिल्टर का उपयोग किया जा सकता है। उसको क्या कर लिया, एकत्र कर लिया। एकत्र करने के बाद आपको क्या कर सकते हैं, छान लीजिए
डाउन स्पाउट कर लीजिए, फिल्टर का उपयोग हम करके उसको उपयोग कर सकते हैं। आगे है सतही जल संचयन। पक्की सतहों, सड़कों और खुली जगहों से अपवाह को पकड़ना और इसे तालाबों, जलाशयों और घुसपैठ बेसिनों में डालना भूजल जलभृतों की रिचार्ज और करने और कटाव और बाढ़ को रोकने में मदद करता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सतही जल संचयन, जैसा सड़क बना हुआ है तो ऐसी इस तकनीक से आप सड़क बनाइए कि जब वहाँ से जल गिरे, पानी वहाँ से बहे तो वो सीधे कहाँ जाए, भूजलों में जाए, किसी तालाब में जाए, किसी छोटे जलाशयों में जाए, जिससे वहाँ पर क्या हो, भू सतही जल को बढ़ावा मिले। अफवाह को धीमा करने और घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए कंटूर बंड, स्वेल और चेक डैम का उपयोग किया जा सकता है। चेक डैम छोटा छोटा डैम होता है और छोटा छोटा जो क्षेत्र होता है जहाँ से जल को आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा, सतही जल का क्या होगा, संचयन होगा। आगे आता है भूजल पुनर्भरण। तो भूजल पुनर्भरण कुओं, रिसाव तालाबों और पुनर्भरण खाइयों जैसे कृत्रिम पुनर्भरण संसाधनों के माध्यम से प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने से समाप्त हो चुके जलभृतों को फिर से भरने और भूजल निर्भर पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में मदद मिलता है। प्रभावी भूजल पुनर्भरण के लिए उचित साइट चयन और हाइड्रोजियोलॉजिकल मूल्यांकन आवश्यक है। भूजल पुनर्भरण मतलब जहाँ पर भूजल जो जल है, ऐसी भूमि जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर से जल का भराव करके हम उस वहाँ जल को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन परियोजनाओं में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने से सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा मिलता है और जल प्रबंधन में सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। समुदाय नेतृत्व वाली पहल, प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ स्थानीय समुदायों को वर्षा जल संचयन प्रणालियों और लागू करने और बनाए रखने के लिए सशक्त बनाती हैं। मतलब समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन, जैसे पानी गिर रहा है तो उसको सही दिशा में उसको नाली के माध्यम से तालाब तक ले जाएं, नदियों तक ले जाएं, जिसका उसका संचयन कर सके, डैम बनाएं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, समुदाय के आधार पर वर्षा का जल का संचयन कर सकते हैं। नीति समर्थन और प्रोत्साहन। वर्षा जल संचयन को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की नीति, वित्तीय प्रोत्साहन और तकनीक सहायता प्रदान करना, कार्यान्वयन करना, उसको बढ़ाना, अभ्यास को मुख्य धारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारें वर्षा जल संचयन निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी, कर प्रोत्साहन और नियामक समर्थन दे सकती है। तो ये 5 पॉइंट आपके पास हो गया वर्षा जल संचयन का। आगे है वाटर सेट प्रबंधन। अब ये वाटर सेट प्रबंधन मतलब वाटर सेट मैनेजमेंट, वाटर सेट प्रबंधन सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वाटर सेट या नदी बेसिन के भीतर भूमि और जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है। इसमें समन्वित योजना, हितधारक जुड़ाव और वाटर सेट पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा, पुनर्स्थापना के माध्यम से जल का संरक्षण होता है। इसमें कुछ पॉइंट है। पहला है वाटर सेट मूल्यांकन और योजना। पारिस्थितिक तंत्र, जल विज्ञान और सामाजिक आर्थिक मुद्दों की पहचान करने और संरक्षण और बहाली कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए व्यापक वाटर सेट मूल्यांकन करना आवश्यक है। मतलब मूल्यांकन करके वाटर सेट प्रबंधन योजनाओं विकसित करना, जो भूमि उपयोग योजना, जल आवंटन और पारिस्थितिक तंत्र बहाली रणनीतियों को क्या करती है, एकीकृत करती है। ये वाटर सेट प्रबंधन योजना क्या करना है, इसके माध्यम से आपको पारिस्थितिक तंत्र को ठीक ठाक करने का, यह जल को सुरक्षित करने का एक प्रयास है। मृदा और जल संरक्षण, मृदा अपरदन को कम करने, मृदा उर्वरता में सुधार करने और जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए सीढ़ीदार खेती, समोच्च जुताई, कृषि वानिकी और कवर फसल जैसी मृदा और जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना, जिससे भूमि संरक्षण को कम करने और भूमि क्षरण को कम करने और वाटर सेट स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। मतलब इससे क्या होगा, जैसे हम देखते हैं जो वर्षा का जल आता है, कहीं कहीं जैसे चोटी है, ऊंची चोटी है, वर्षा का जल व्यर्थ ही क्या हो जाता है, बह जाता है। तो उससे क्या होता है, अगर आप सीढ़ीदार खेती करेंगे तो उससे क्या होगा, पानी जो है बचते हुए या पानी का पूरा यूज़ होते हुए क्या होगा, उसका प्रयोग होगा। तो इसको कहा जाता है वाटर सेट प्रबंधन के क्षेत्र में आता है। तो ये पॉइंट हो गया आपका
दो पॉइंट हो गया वाटर सेट प्रबंधन में। आगे आता है रिपेरियन जोन बहाली। नदियों, नालों और जल निकायों के किनारे रिपेरियन बफर्स, वेटलैंड्स और वनस्पति आवरण को बहाल करना ताकि तटों को स्थिर किया जा सके और प्रदूषणों को फिल्टर किया जा सके। अब देखिएगा जो नदी वगैरह होते हैं उसके आसपास जो है झाड़ियाँ होती हैं या हरी भरा पूरा दृश्य होता है, तो उसमें जलीय प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करना है, जिससे हरित गलियारे और वन्यजीव गलियारे बनाना जो खंडित आवासों को जोड़ते हैं और जैव विविधता को संरक्षण करने में वो क्या करता है, मदद करता है, बढ़ावा देता है। आगे आता है संधारणीय भूमि उपयोग प्रथाएं। कृषि पारिस्थितिकी, एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए पारिस्थितिक तंत्र आधारित अनुकूलन जैसी संधारणीय भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना, भागीदारी भूमि उपयोग नियोजन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना, जिसमें निर्णय लेने में स्थानीय समुदाय, स्वदेशी लोग और अन्य हितधारक इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। हितधारक जुड़ाव और क्षमता निर्माण। सहभागी दृष्टिकोण, समुदाय आधारित संगठनों और बहुहितधारक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से वाटर सेट प्रबंधन प्रक्रियाओं में हितधारकों को शामिल करना, वाटर सेट प्रबंधन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और निगरानी करने के लिए स्थानीय समुदायों, सरकारी एजेंसियों और नागरिक सामाजिक संगठनों के बीच क्षमता निर्धारण है। आप देखे होंगे जब आजकल जो घर बन रहा है उस घर में जो है एक टैंक बनाया जाता है और उस टैंक में ये दिखाना होता है फ़ोटो खींच के कि यहाँ जो है एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो वर्षा का जल है वो आकर के इसमें संग्रहित होगा। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से जब घर बनते हैं तो योजना रहती है जिससे आपको जल को क्या करना है, संरक्षित करना होता है। ये आपका वाटर सेट प्रबंधन। उसके बाद फिर चौथा है बंजर भूमि पुनर्ग्रहण। जो बंजर भूमि है जहाँ पर फसल उत्पादन नहीं होता है उसको ठीक करना है। बंजर भूमि पुनर्ग्रहण, पुनर्वास, संरक्षण और साधारणीय प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से क्षरित या परित्यक्त भूमि को उत्पादक उपयोग में लाने की प्रक्रिया है। बंजर भूमि वे क्षेत्र हैं जो मिट्टी के कटाव, मरुस्थलीकरण, लवणीकरण, वनों की कटाई जैसे कारकों के कारण अपनी प्राकृतिक उत्पादकता को लोग खो चुके हैं। तो कुछ पॉइंट है। पहला, मृदा संरक्षण और बहाली। मृदा उर्वरता को बहाल करने, कटाव को रोकने और भूमि उत्पादकता में सुधार करने के लिए वनीकरण, पुनर्नवीकरण, कृषि वानिकी और मृदा कटाव नियंत्रण जैसे मृदा संरक्षण उपायों को लागू करना। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता को बढ़ाने के लिए जैविक खेती के तरीकों और जैव संशोधन का क्या करना है, उपयोग करना है। आगे है वनीकरण और पुनर्नवीकरण। वन आवरण को बहाल करने, कार्बन को अलग करने और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए क्षरित भूमि पर पेड़, देसी वनस्पतियां प्रजाति, कृषि वानिकी प्रणालियों को अपनाना जो भूमि उपयोग में विविधता लाने और कई लाभ प्रदान करने के लिए वृक्ष फसलों को कृषि फसलों के साथ एकीकृत करती है। तो ये इससे क्या हो जाएगा, बंजर भूमि का पुनर्ग्रहण होता है। आगे आता है जल संचयन और प्रबंधन। जल का संचयन करना, प्रबंधन भी, इससे भी क्या होगा, बंजर भूमि उपयोगी बन सकता है। क्षरित भूमि पर जल उपलब्धता और मृदा नमी प्रतिधारण में सुधार करने के लिए वर्षा जल संचयन, जल संग्रहण प्रबंधन और जल संरक्षण उपायों को लागू करना। वर्षा जल को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए चेक डैम, पर लोकोलेशन टैंक और समोच्च खाइयों जैसी छोटे पैमाने पर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। आगे आता है भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन। भूमि उपयोग परियोजना और जोनिंग विनियमों का विकास करना जो स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं और पुनः प्राप्त भूमि के लिए के आगे क्षरण को रोकते हैं। मतलब भूमि उपयोग योजना का प्रबंधन ठीक ठाक करना है। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन अनुकूल उद्देश्यों के साथ भूमि उपयोग योजना को एकीकृत करना। आगे है आजीविका सहायता और आर्थिक विकास। पुनः प्राप्त क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों को उनकी लचीलापन बढ़ाने और उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण में सुधार करने के लिए आजीविका सहायता, प्रशिक्षण और आय सृजन के अवसर प्रदान करना। इको टूरिज्म, गैर लकड़ी वन उत्पादनों और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों जैसे स्थायी आजीविका विकल्पों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो ये 5 पॉइंट है जिससे बंजर भूमि को आप क्या कर सकते हैं, उपजाऊ कर सकते हैं या उसको उपयोग में ला सकते हैं। इनमें से प्रत्येक विषय, जो अलग अलग विषय हमने यहाँ पर देखा, जल प्रबंधन, भूमि उपयोग योजना और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हर विषय का अपना महत्व है। एकीकृत दृष्टिकोण को
एकीकृत दृष्टिकोण को लागू करके और स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हितधारकों को शामिल करके हम जल की कमी, भू क्षरण और पर्यावरण क्षरण को समाधान क्या कर सकते हैं। आगे है पर्यावरण आंदोलन। तो पर्यावरण आंदोलन में 3 प्रकार के आंदोलन यहाँ देखना है। पहला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में भारतीय राज्य उत्तराखंड में हुई, जो पहले उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। 1970 में हुई। यह एक जमीनी स्तर का पर्यावरण आंदोलन था जिसका उद्देश्य वनों को कटाई से बचाना था, स्थानीय वानिकी को प्रथाओं को बढ़ावा देना था। चिपको शब्द हिंदी का अर्थ है गले लगाना या चिपकना, जो ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को लकड़हारों द्वारा काटे जाने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाने के कार्य का प्रतीक है। तो पहला इसमें पृष्ठभूमि जब देखा जाए तो चिपको आंदोलन बड़े पैमाने पर वनों की कटाई जब हो रही थी और लकड़ी काटने की गतिविधियों के जवाब में उभरा, जो हिमालयी क्षेत्रों के ग्रामीण समुदायों की आजीविका और पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डाल रहे थे। वन क्षरण मिट्टी के कटाव को बढ़ा रहा था, जल स्रोतों को कम कर रहा था और जैव विविधता को नष्ट कर रहा था, जिससे स्थानीय निवासी के लिए पारिस्थितिक असंतुलन और सामाजिक आर्थिक कठिनाइयां पैदा हो रही थी, जिसके कारण से क्या हुआ, ये आंदोलन हुआ। आगे तो मुख्य सिद्धांत इसका क्या था। चिपको आंदोलन की विशेषता वन जनसंख्या, वन संरक्षण के लिए अहिंसक, विकेंद्रीकृत और समुदाय आधारित दृष्टिकोण थी। ग्रामीण जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं शामिल थी, कटाई के लिए निर्धारित पेड़ों के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाती थी, जिससे लकड़ी कंपनियां का संचालन प्रभावी रूप से रुक जाता था। इस आंदोलन ने जंगलों, पानी, मिट्टी और आजीविका के बीच अंतर्निहित संबंध पर जोर दिया और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की वकालत की। इसका प्रभाव क्या हुआ। तो चिपको आंदोलन ने जंगलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाया और संरक्षण प्रयासों के लिए जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने में पूर्णतः सफल रहा, इसने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत बदलावों को जन्म दिया, जिससे सामुदायिक वानिकी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और वन संसाधनों पर ग्रामीणों के अधिकारों की मान्यता शामिल है। इस आंदोलन ने दुनिया भर में इसी तरह के पर्यावरण अभियानों को प्रेरित किया और यह जमीनी स्तर पर सक्रियता और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में आज भी काम करना जारी रखता है। आगे आता है साइलेंट वैली आंदोलन। ये साइलेंट वैली आंदोलन जो है आपके केरल में हुआ था। 1970-80 के दशक में दक्षिण भारत राज्य केरल में ये साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था। एक संरक्षण अभियान था जिसका उद्देश्य साइलेंट वैली नेशनल पार्क को प्रस्तावित जल विद्युत बांध परियोजना से बचाना था। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित साइलेंट वैली अपनी समृद्ध जैव विविधता और प्राचीन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो केरल का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइलेंट वैली। तो इसकी पृष्ठभूमि देखें तो केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने राज्य के लिए बिजली पैदा करने के लिए कुंती पूजा नदी पर एक जल विद्युत बांध निर्माण का प्रस्ताव रखा, जो साइलेंट वैली से होकर बहती है। हालांकि इस परियोजना से राष्ट्रीय उद्यान का बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता, पूरा जल भर जाता राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र, जिससे अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र, लुप्त जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो जाती। इस क्षेत्र में रहने वाले स्वदेशी जनजातियों को सांस्कृतिक विरासत का क्या हो जाता, खतरा हो जाता। इसका मुख्य सिद्धांत क्या था। साइलेंट वैली आंदोलन का नेतृत्व पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का चिंतित नागरिकों ने किया, जिन्होंने पारिस्थितिकी और नैतिक आधार पर बांध परियोजना का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि साइलेंट वैली के पारिस्थितिक तंत्र के विनाश से जैव विविधता को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचेगा, जल प्रवाह बाधित होगा और क्षेत्र की पारिस्थितिक अखंडता से समझौता होगा, अखंडता से क्या होगा, नुकसान होगा। आंदोलन ने भावी पीढ़ियों के लिए सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। इसका प्रभाव क्या हुआ। साइलेंट वैली आंदोलन राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए सार्वजनिक समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान जुटाने में सफल रहा, ये भी सफल रहा। और विरोध प्रदर्शनों, वकालत अभियानों और कानूनी चुनौतियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने सरकार पर बांध परियोजना को छोड़ने और साइलेंट वैली को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए दबाव बनाया। आंदोलन ने जैव विविधता को नाजुक परिस्थिति क्षेत्रों को संरक्षित करने के बारे में महत्व में जागरूकता बढ़ाई और भारत में पर्यावरण सक्रियता के लिए एक मिसाल कायम की।
आगे है राजस्थान के बिश्नोई। राजस्थान के बिश्नोइयों का भी पर्यावरण को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान के बिश्नोई पर्यावरण संरक्षक और संरक्षण विधियों का समुदाय है जो पश्चिम भारत में शुष्क क्षेत्रों में वनों, वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने का एक लंबा इतिहास रहा है। बिश्नोई अपने संस्थापक गुरु जम्भेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हैं। जो बिश्नोई संप्रदाय है ये जम्भेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हैं। इन्होंने पर्यावरण स्थिरता, अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति श्रद्धा के सिद्धांत का प्रचार किया है। ये बिश्नोई संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसकी पृष्ठभूमि देखें तो बिश्नोई संप्रदाय की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में हुई थी, जब जम्भेश्वर ने नैतिक आचरण और पर्यावरण संरक्षण का मार्गदर्शन देने वाले 29 सिद्धांतों के साथ बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। बिश्नोई धर्म का मुख्य आधार सभी जीवन रूपी व पवित्रता और मनुष्यों, जानवरों और प्रकृति के परस्पर संबंध में विश्वास रखना है। आगे का मुख्य सिद्धांत क्या है? बिश्नोई अपने अर्थ शुष्क वातावरण में प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन करने के लिए नवीकरण, वन्य जीव संरक्षण और जल संचयन जैसे पारंपरिक संरक्षण विधियों का अभ्यास करते हैं। वे पेड़ों, खास तौर पर खंजेड़ी, प्रोसोपिस सैनेरिया के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं, जिसे वे पवित्र मानते हैं और नुकसान से बचाते हैं। बिश्नोई लोग टिकाऊ कृषि, पशु प्रबंधन और सामुदायिक भूमि उपयोग प्रथाओं की वो क्या करते हैं? वकालत करते हैं। मतलब ये पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हैं। इसका प्रभाव क्या है? बिश्नोई लोगों की संरक्षण नीति और सामुदायिक एकजुटता ने थार रेगिस्तान क्षेत्र में जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों के ब्लैक बग मृग और भारतीय हिरन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के अस्तित्व में योगदान दिया है, जो बिश्नोई द्वारा प्रबंधित आवासों में पनपते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति बिश्नोई लोगों की प्रतिबद्धता टिकाऊ जीवन और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है। मतलब बहुत ही पर्यावरण के प्रति जागरूक ये समाज है। आगे आता है पर्यावरण नैतिकता की बात करते हैं तो पर्यावरण नैतिकता में जो भारतीय धर्म और पर्यावरण नैतिकता के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमारा सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो क्या बताता है? दुनिया में सबसे पुराने धर्मों में हिंदू धर्म सभी जीवित प्राणियों के परस्पर संबंध और प्रकृति की पवित्रता पर जोर देता है। धर्म या कर्तव्य की अवधारणा प्राकृतिक व्यवस्था पर सामंजस्य रहने वाले पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने महत्व को रेखांकित करती है। हिंदू धर्म मानते हैं कि ईश्वरीय उपस्थिति ब्रह्म सभी प्रकार के जीवन में प्रकट होती है, जिसमें जानवर, पौधे तत्व भी शामिल है, जिससे प्रकृति के प्रति श्रद्धा और ब्रह्मांड के साथ परस्पर जुड़ाव की भावना देखी जाती है। आगे आता है बौद्ध संप्रदाय की शिक्षा। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध स्थापित बौद्ध धर्म सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा, अहिंसा और सावधानी के सिद्धांतों की शिक्षा देती है। परस्पर निर्भरता की अवधारणा सभी घटनाओं की परस्पर संबद्धता पर प्रभाव डालती है, जो दुख और पर्यावरणीय गिरावट में योगदान देने वाले कारणों और स्थितियों को समझने के महत्व पर जोर देती है। बौद्ध शिक्षाएं पर्यावरण संरक्षण के संबंधित सभी कार्यों में नैतिक आचरण को, सावधानी को बढ़ावा देती है। आगे आता है जैन धर्म। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा और अपरिग्रह सिद्धांत की वकालत करती है, जो भौतिक संपत्तियों में सादगी और न्यूनता पर जोर देता है। जैन सख्त शाकाहारी भोजन पर बल देते हैं और सूक्ष्म जीवों सहित सभी प्रकार के जीवन के प्रति करुणा का अभ्यास करते हैं। अनेकांतवाद या अपरिग्रहवाद की अवधारणा विविध दृष्टिकोणों के प्रति सहिष्णुता और समझ को प्रोत्साहित करती है तथा पर्यावरण नैतिकता के प्रति समग्र दृष्टिकोण को क्या करती है? बढ़ावा देती है। तो भारतीय धर्म में पर्यावरण के प्रति पर्यावरण नैतिकता के बारे में क्या बताया गया है? ये 3 पॉइंट में हुआ। उसके बाद फिर पर्यावरण संरक्षण में भारतीय धर्मों का योगदान। भारतीय धर्मों का क्या योगदान है? तो पवित्र उपवन और प्राकृतिक अभ्यारण्य। भारतीय धर्मों में पारंपरिक रूप से कुछ प्राकृतिक स्थलों को पवित्र उपवन, जंगल, नदियां, पहाड़ माना गया है, जहां प्रकृति के आत्माओं और देवताओं का सम्मान करने के लिए अनुष्ठान, प्रार्थनाएं, समारोह किए जाते हैं। ये पवित्र स्थल जैव विविधता, हॉटस्पॉट और पारिस्थितिक शरण स्थल के रूप में कार्य करते हैं, जो अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र और दुर्लभ प्रजातियों को सुरक्षित करते हैं। उदाहरण के रूप में नर्मदा, उत्तराखंड का नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, केरल में पश्चिमी घाट और वाराणसी में गंगा नदी शामिल है।
आगे है पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान। भारतीय संस्कृतियों ने सदियों के अवलोकन, प्रयोग और स्थानीय वातावरण के अनुकूल के आधार पर पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान प्रणाली को विकसित की है। स्वदेशी समुदायों के पास टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं, जल संचयन तकनीकों और जैव विविधता संरक्षण रणनीतियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि है, जो आधुनिक संरक्षण प्रयासों को सूचित कर सकती है। इसमें पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान के साथ एकीकृत करने से पारिस्थितिक तंत्र की लचीलापन और स्थिरता बढ़ती है और सांस्कृतिक विविधता और विरासत संरक्षण को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। आगे आता है पर्यावरण संरक्षण में अन्य संस्कृति और अन्य धर्मों का क्या क्या योगदान है। इसमें से ईसाई धर्म, ईसाइयत ने क्या कहा है प्रकृति के बारे में? तो ईसाई धर्म पृथ्वी की देखभाल और ईश्वर की रचना की देखभाल करने की मनुष्य की जिम्मेदारी रखती है और पृथ्वी के रखवाले के रूप में मनुष्य की भूमिका पर जोर देती है, जिसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसके संसाधनों को संरक्षित और पोषित करने का कार्य सौंपा गया है। ईसाई पर्यावरण नैतिकता, पर्यावरण न्याय, गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के प्रति करुणा और सतत विकास वकालत पर जोर देती है। आगे आता है इस्लाम। इस्लाम पर्यावरण संरक्षण और सभी प्राणियों के साथ नैतिक व्यवहार के महत्व पर जोर देता है। कुरान और हदीस में कई आयतें और शिक्षाएं हैं जो प्रकृति की पवित्रता और बहुमूल्य संसाधन के रूप में पानी, मूल्य और जैव विविधता की सुरक्षा करने के दायित्व को रेखांकित करती है। इस्लामी पर्यावरण नैतिकता, टिकाऊ जीवन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कमजोर समुदायों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी की वकालत करती है। आगे आते हैं स्वदेशी संस्कृति। भिन्न भिन्न प्रकार की और संस्कृतियां हैं जो पहले से चली आ रही हैं। दुनिया भर में स्वदेशी संस्कृति ने अपने पर्यावरण के साथ जटिल संबंध विकसित किए हैं, जो प्रकृति के प्रति श्रद्धा, पारिस्थितिक तंत्र के साथ पारस्परिक और समग्र विश्व दृष्टिकोण द्वारा चिन्हित है। स्वदेशी पर्यावरण नैतिकता, सभी जीवन रूपों को परस्पर संबंधता, पैतृक ज्ञान और परंपराओं के महत्व और पवित्र भूमि और जल की सुरक्षा पर जोर देती है। स्वदेशी लोगों के अधिकार आंदोलन, भूमि स्वामित्व अधिकार, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और पर्यावरण शासन में आत्मनिर्णय की वकालत करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो स्वदेशी संस्कृति है ये पर्यावरण को संरक्षण करने की बात वो करती है। तो ये जो पॉइंट है पूरा का पूरा इकाई 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।